जी स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है, इसको भी हमने आज ही कंप्लीट करना है और ये है लेज़र। लेज़र इज़ एन एक्रोनिम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये बच्चों लेज़र का पूरा नाम है, आपने इसको याद करना है, ये एमसीक्यू में भी आता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एम्प्लीफिकेशन जो है ना, ये प्रोसेस है जिसमें हम लाइट को एम्प्लीफाई करते हैं, मतलब इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन, इस प्रोसेस को भी हम देखेंगे आगे कि ये क्या होता है। रेडिएशन आपको पता है कि हम लाइट को कहते हैं। लेजर्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एन इंटेंस मोनोक्रोमैटिक एंड यूनी डायरेक्शनल कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। ये बेसिकली लेजर लाइट की 4 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से जो लेजर लाइट को ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट बनाती है। पहली प्रॉपर्टी है इंटेंस। लेजर लाइट की इंटेंसिटी आम लाइट से ज़्यादा होती है। मोनोक्रोमैटिक, इस लेजर लाइट के अंदर जितनी भी वेव्स ऑफ लाइट आएंगी सबकी वेवलेंथ सेम होगी, सिंगल सिंगल वेवलेंथ की रेज आएंगी। जबकि ऑर्डिनरी लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ की रेज शामिल होती हैं। यूनी डायरेक्शनल मतलब तमाम वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी। कोहेरेंट, जितनी भी वेव्स होंगी वो तमाम वेव्स का फेज डिफरेंस आपस में कांस्टेंट रहेगा, जबकि ऑर्डिनरी लाइट में ये तीनों प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। तो ये लेजर लाइट की 4 प्रॉपर्टीज हैं जो लेजर लाइट को आम लाइट से डिफरेंट बनाती हैं। वर्किंग, द वर्किंग ऑफ लेजर इन्वॉल्व टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन। इन दोनों को हमें समझना है बेटे, इनको हम लोग समझेंगे तो फिर हमारे लिए लेजर को समझना आसान होगा। तो पहले हमें समझना है स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। हमें पहले इसको अंडरस्टैंड करना है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है और स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, ये जो डायग्राम बनी हुई है यहाँ से देखते हैं, जिसको साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। कंसिडर अ सैंपल ऑफ फ्री एटम्स, सम ऑफ विच आर इन ग्राउंड स्टेट with energy E1 and some in the excited state E2 as shown in figure। ये बेटे उसने पहले जो डायग्राम बनाई है। अब वो कहता है जी देखें, ये पूरा एक सैंपल है जिसमें डिफरेंट एटम्स पड़े हुए हैं। कुछ एटम्स ग्राउंड स्टेट में, और जो एटम्स ग्राउंड स्टेट में उनकी एनर्जी है E1, और जो कुछ एटम्स हैं वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में, और जो एटम्स एक्साइटेड स्टेट में है उनकी एनर्जी है E2। इसका मतलब ये बेटे कि फिक्स एटम्स ही हमारे पास पड़े हुए हैं। फिक्स एटम्स ही मतलब हमारे पास मिक्स पड़े हुए एटम्स ग्राउंड स्टेट में भी पड़े हुए हैं और एक्साइटेड स्टेट में भी हैं। द फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एच एफ इज इक्वल टू E2 माइनस E1 आर इंसिडेंट ऑन दिस सैंपल। अब ये फोटोन जो फॉल करवा रहा है ना, इन फोटॉन्स की एनर्जी इन दोनों एटम्स की, यानी इन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज के दरमियान जो डिफरेंस है, इन फोटॉन्स की एनर्जी उसके बराबर है E2 माइनस E1। E2 ये ऊपर वाले लेवल की एनर्जी है, E1 इसकी एनर्जी है, तो दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है उस डिफरेंस के बराबर इन फोटॉन्स की एनर्जी है। The incident photon is absorbed by an atom in the ground state E1 and the atom is excited to state E2. This process is called stimulated or induced absorption। ये देखें जी, ये स्टिमुलेटर और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ये दिखाया गया। अब ये उसने कहा जी फोटोन आपने फॉल करवाए जिनकी एनर्जी E2 माइनस E1 के इक्वल है, और ये फोटोन ना आके गिरता है ये ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए एटम के ऊपर। तो जो एटम ग्राउंड स्टेट में पड़ा होता है वो इसको क्या कर लेता है, इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये एटम जब इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब यहाँ से आप आगे जाते हैं या आगे देखें, तो अब ये आगे जब आप गए तो ये एटम जो नीचे पड़ा हुआ था ये ऊपर चला गया और फोटोन खत्म हो गया। तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। बच्चों ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है कि जब एटम एक्साइटेड स्टेट में आता है तो एक्साइटेड स्टेट में उसका जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम है। अच्छा जी, वो फिर यहाँ पे बता रहा है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन एज शोन इन फिगर। वंस द एटम इज एक्साइटेड देन टू थिंग्स कैन हैपन टू एन एटम। एक बार जब एक एटम एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो फिर ये दो तरह के प्रोसेस शो कर सकता है। दो जो चीज़ें हैं या दो डिफरेंट प्रोसेस यहाँ पे हो सकते हैं। पहला जो है जी वो है स्पॉन्टेनियस एमिशन। द एक्साइटेड एटम में डिके बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम से, अचानक से। बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच एफ इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इन एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन एज शोन इन फिगर बी। ये फिगर बी है बेटे। अब ये एटम जो है ना, ये जो एटम है ये इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में आया था, और यहाँ से इसने नीचे आना है वापस। जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है एग्जैक्ट उतनी एनर्जी को एमिट करके इसने वापस आना है। तो जितनी एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब किया था एग्जैक्ट उतनी एनर्जी के फोटोन को एमिट करेगा। लेकिन ये जो एमिटेड फोटोन होगा ना, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। ये कभी किसी एक डायरेक्शन में जा रहा होगा, कभी दूसरी डायरेक्शन में, कभी तीसरी डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। तो ये जो प्रोसेस है
कि जिसमें आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में फोटोन एमिट होता है। और फिर देखें ये फोटोन कब एमिट हो रहा है, जब एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया और फिर वहां से जब इसने वापस आना है तो फिर इसने आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में फोटोन को जो है वो एमिट करना है। तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये एमिटेड फोटोन की आर्बिट्रेरी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पॉन्टेनियस एमिशन में। स्टिमुलेटेड एमिशन, ये दूसरा, जब एटम एक्साइटेड स्टेट में गया तो दूसरा जो बिहेवियर वो शो कर सकता है, एक तो उसने स्पॉन्टेनियस वाला किया ना, दूसरा वो जो बिहेवियर शो कर सकता है वो स्टिमुलेटेड एमिशन है। अब स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है जी, द एक्साइटेड एटम डिकेज बाय स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। इन दिस केस द फोटोन ऑफ एनर्जी HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1 induces the atom to decay by emitting a photon of same energy going in the same directions as shown in figure C। अब देखें, अब ये एटम पड़ा हुआ है एक्साइटेड स्टेट में, आपने इस एटम के ऊपर एक और फोटोन एमिट करवा दिया जिसकी एनर्जी E2 माइनस E1 के इक्वल है। अब ये फोटोन जब इस एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए एटम के साथ जाकर टकराता है ना, तो ये एटम इस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता क्योंकि वो तो पहले हाई एनर्जी स्टेट पे। लेकिन वो क्या करता है कि ये फोटोन जब इस एटम के साथ टकराता है तो ये एटम इस फोटोन को इसके साथ इसी की डायरेक्शन में एक और फोटोन को एमिट कर देता है और खुद नीचे आ जाता है ग्राउंड स्टेट में। तो अब पहले एक फोटोन आ रहा था, अब दो फोटोन सेम डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि जिसमें एक इंसिडेंट फोटोन एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए फोटोन से अपनी डायरेक्शन में एक फोटोन को एमिट करवा लेता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। थस वी ऑब्टेन एन इंटेंस। तो अब देखें पहले एक फोटोन था तो अब दो फोटोन हो गए, अब ये दो आगे टकराएंगे तो ये चार हो जाएंगे, चार आगे टकराएंगे तो 8, तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यूनिडायरेक्शनल बीम, अब ये जो फोटोन जो एमिट हुआ वो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में एमिट हुआ, स्पॉन्टेनियस में आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में था, लेकिन इंड्यूस्ड में या स्टिमुलेटेड में वो क्या है, वो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब आपने यूनिडायरेक्शनल तमाम फोटोन सेम डायरेक्शन में आ गए बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। फॉर प्रॉपर वर्किंग वी वुड बी मोर स्टिमुलेटेड एमिशन देन स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेजर लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन हमें चाहिए होती है। अब जो स्टिमुलेटेड एमिशन है ये तभी अचीव हो सकती है जब हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है ये मैं आपको अगली वीडियो में बता रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में आपने अंडरस्टैंड करना है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है और पॉपुलेशन इन्वर्जन से आप लेजर एक्शन को कैसे इनिशिएट करवाते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिंपल केस ऑफ मटेरियल हुज एटम्स कैन रिजाइड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स एज शोन इन फिगर E1। ये आगे वाले पेज पे हमें जब एक डायग्राम दिखाएगा, अच्छा अब उसमें कहेगा कि हमारे पास किसी एक मटेरियल के जो एटम्स है ना वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में हो सकते हैं। इसमें E1 इज द ग्राउंड एनर्जी स्टेट, अगर वो अपनी ग्राउंड एनर्जी स्टेट पे तो E1। E3 इज द एक्साइटेड स्टेट, E3 जो एक्साइटेड स्टेट है जब वो एक्साइट होकर ऊपर जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट इन विच द एटम कैन रिजाइड ओनली फॉर 10⁻⁸ सेकंड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि एक्साइटेड स्टेट में जो एटम है वो सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक के टाइम के लिए एग्जिस्ट कर सकता है। और जैसे ही कोई एटम एक्साइट होता है ना तो 10⁻⁸ सेकंड के अंदर अंदर उस एटम ने उस स्टेट से वापस आना होता है, नीचे आना होता है एनर्जी को एमिट करके। एंड E2 इज कॉल्ड द मेटास्टेबल स्टेट इन विच द एटम कैन रिजाइड फॉर 10⁻³ सेकंड। अभी बेटे मैं नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि E2 E3 से नीचे है बट E1 से ऊपर है, यानी E2 जो होगा ये E1 और E3 दोनों के बीच में होगा और ये हमारे पास कहलाएगी मेटास्टेबल स्टेट। अब मेटास्टेबल स्टेट का वो आगे मैं बता भी रहा है। मेटास्टेबल स्टेट में एटम जो है वो 1 मिली सेकेंड के लिए रिजाइड कर सकता है 10⁻³ सेकेंड। एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकेंड और मेटास्टेबल में 10⁻³ सेकेंड। मेटास्टेबल स्टेट में उसका स्टे जो है वो एक्साइटेड स्टेट से कहीं ज्यादा है। अच्छा जी, मेटास्टेबल स्टेट होती क्या है? मेटास्टेबल स्टेट इज एन एक्साइटेड स्टेट in which an excited electron is usually more stable and from which the electrons spontaneously fall to the lower state after relatively large time। मेटास्टेबल स्टेट जो है ना ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाता है और निस्बतन ज़्यादा टाइम के बाद वहाँ से बाहर निकलता है। मेटास्टेबल स्टेट को बच्चों इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि मेटास्टेबल स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंटर होना भी डिफ़िकल्ट है और वहाँ से बाहर निकलना भी डिफ़िकल्ट है। अब यही वजह है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा होता है ना, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा होता है, तो वो ऊपर जाते हुए मेटास्टेबल में एंटर नहीं होता बल्कि वहाँ से गुजर के ऊपर चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, और नीचे आते हुए वो मेटास्टेबल में एंटर होता है। अब वो नीचे आते हुए मेटास्टेबल में एंटर तो हो गया, अब वहाँ से उसको निकलते हुए ज़्यादा टाइम लगेगा। एक्साइटेड स्टेट से वो जल्दी बाहर आ जाएगा, मेटास्टेबल से वो देर से बाहर आएगा।
द ट्रांजिशन टू द मेटास्टेबल स्टेट आर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर एक्साइटेड स्टेट्स। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि मेटास्टेबल स्टेट में उसके लिए एंटर होना डिफिकल्ट है, जबकि दूसरी स्टेट्स में, एक्साइटेड स्टेट्स में एंटर होना उसके लिए आसान है। सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एक्साइटेशन टू दिस स्टेट, द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर लेवल फॉर स्पॉन्टेनियस फॉल टू मेटास्टेबल स्टेट। तो वो कहता है कि अब चूंकि मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एंटर होना डिफिकल्ट है, तो इसलिए वो डायरेक्ट उसमें एंटर नहीं होता, बल्कि वो इससे ऊपर वाली एनर्जी स्टेट्स में चला जाता है और वापस आते हुए वो मेटास्टेबल में एंटर होता है। अच्छा, अब वो एक्साइटेड स्टेट से जब मेटास्टेबल स्टेट में आता है ना, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन करता है, क्योंकि मेटास्टेबल और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान डिफरेंस तो होगा एनर्जी का। तो जो एक्साइटेड और मेटास्टेबल के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो डिफरेंस रखने वाले फोटोन को स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू वो एमिट करेगा। अच्छा, जब इसी चीज को मैं आपको दिखा देता हूं जो उसने डायग्राम में बनाई हुई है बुक पे। ये देख लें बेटे, ये जो E1 आपको लेवल दिखाया जा रहा है, ये ग्राउंड स्टेट है जिसमें N1 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ये E3 जो आपको दिखाया जा रहा है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, और उसने लिखा हुआ है कि एक्साइटेड स्टेट में वो तकरीबन 10⁻⁸ सेकंड। अब ये देखें, E3 से नीचे है ये E2 जो N2 इज ग्रेटर देन N1। तो E2 E3 से नीचे है बट E1 से ऊपर है, ये मेटास्टेबल स्टेट है। और ये देखें, ये एटम यहाँ पे पड़े हुए थे, फोटॉन्स फॉल किए यहाँ से डायरेक्ट वो ऊपर आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे जब एटम्स ग्राउंड स्टेट में ना, तो इनको एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाना है, तो इनके ऊपर आप ये जो फोटॉन्स फॉल करवा रहे हैं, इनकी एनर्जी E3 माइनस E1 के इक्वल होगी। तो ये फोटॉन्स जब इनके ऊपर फॉल करेंगे, ये एटम्स जो ग्राउंड स्टेट में है, इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे। अब यहां से ये स्पॉन्टेनियस एमिशन करके नीचे आएगा मेटास्टेबल में। अब बच्चों, मेटास्टेबल में से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना डिफिकल्ट है, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स फटाफट बाहर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा, हमारे पास एक टाइम आ जाएगा जब मेटास्टेबल स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट है उनसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स जल्दी ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से भी जल्दी नीचे आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ से वो देर से निकल रहे हैं। तो फिर इसका मतलब इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी ना, तो ये जब टाइम आएगा तो हम कहेंगे कि हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लिया, हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लिया। अब बच्चों, जब हम पॉपुलेशन इन्वर्जन पे आ गए, तो हम क्या करते हैं जी, हम इन यहाँ पे इस एनर्जी लेवल पे पड़े हुए एटम्स के ऊपर वो फोटॉन्स फॉल करवाते हैं जिनकी एनर्जी E2 माइनस E1 इसके इक्वल है। यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा, जब आपने एटम्स को या इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना है ना E3 पे, तो आपने वो फोटॉन्स फॉल करवाने हैं जिनकी एनर्जी E3 माइनस E1 के इक्वल है। लेकिन जब आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लिया, फिर आपने इंड्यूस्ड एमिशन करवानी है, तो आपने मेटास्टेबल स्टेट में पड़े हुए एटम्स के ऊपर या इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो फोटॉन्स फॉल करवाने हैं जिनकी एनर्जी E2 माइनस E1 के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ से ये फोटॉन्स इंड्यूस्ड एमिशन के थ्रू एमिट होंगे। अच्छा, अब वो कहता है ये सारा कुछ आप लोग क्या करते हैं जी, एक ऐसी ट्यूब में बंद कर देते हैं कि जिसकी दोनों साइड्स पे आपने रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, अब इधर रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा होगा लेकिन इधर रिफ्रैक्टिंग होगा। तो वो कहता है जब इंड्यूस्ड एमिशन होगी ना, तो अगर कभी कोई इलेक्ट्रॉन फोटोन इधर भी आ जाता है, तो ये मिरर उसको रिफ्लेक्ट करके वापस एक साइड पे भेजेगा, और यहाँ से चूंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी, तो ये सारे फोटॉन्स यहाँ से आगे गुजरेंगे। अब जो फोटॉन्स यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होके आएंगे ना, तो वो भी वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होके सेम उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो तमाम के तमाम फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, इधर रिफ्रैक्टिंग नहीं है, इधर रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, और ये 100% रिफ्रैक्टिंग नहीं होता, कुछ थोड़े बहुत इसमें से फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होते हैं जो कि ये दिखाए गए। तो ये इधर से टकरा के फिर वापस आगे निकल जाएंगे। तो ये आप इसको बेटे गौर से देख लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे हीलियम नियॉन लेजर जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये जो हीलियम नियॉन लेज़र है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आमतौर पर ये हीलियम नियॉन लेज़र का लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और इसमें से MCQs भी आते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेज़र यूज्ड इन फिजिक्स लेबॉर्ट्रीज। फिजिक्स लेबॉर्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होने वाली, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लेज़र है हीलियम नियॉन लेज़र। ये बेसिकली ना लेस एनर्जी की होती है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब फिल्ड विद 15% नियॉन गैस एंड 85% हीलियम गैस। इसको आप जिस ट्यूब में प्रोड्यूस करते हैं उसमें आपने 85% हीलियम और 15% नियॉन गैस को फिल किया होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। द नियॉन इज द लेजिंग और एक्टिव मीडियम इन दिस ट्यूब। अब उसमें 85% हीलियम है बट 15% नियॉन है, लेकिन आपने जो लेज़र प्रोड्यूस करनी है ना वो नियॉन से प्रोड्यूस करनी है। तो एक्टिव मीडियम जो होगा, एक्टिव मटेरियल जो होगा, लेजिंग मटेरियल, वो नियॉन होगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, helium and neon have nearly identical metastable states. Helium is located at the level of 20.61 and the neon at 20.66.
वो कहता है कि हीलियम और नियॉन दोनों की जो मेटास्टेबल स्टेट्स होती है ना, एनर्जी स्टेट्स, वो तकरीबन सेम होती हैं। हीलियम की मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट होती है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि नियॉन की मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट होती है 20.66। अब इसकी वर्किंग क्या है जी? वो कहता है द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन सम ऑफ हीलियम एटम्स टू 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टेट। आप लोग हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि हीलियम के एटम्स को क्या करता है जी? एक्साइट कर देता है, और हीलियम के एटम्स अपनी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो है वो स्टेट पे आ जाते हैं। अब बच्चों, हीलियम का जो एटम है ना, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने हीलियम और नियॉन दोनों को फिल किया हुआ है। हीलियम को आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, हीलियम के एटम्स उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चले गए। अब वो हीलियम के एटम्स जब 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चले गए, तो बाकी उनके पास अब काइनेटिक एनर्जी भी है, वो मूव कर रहे हैं, वो भाग के जाएंगे और नियॉन के एटम के साथ टकराएंगे। तो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीलियम की एनर्जी होगी और 0.05 उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो दोनों मिलकर 20.61 बना देंगे। In this laser, population inversion in the neon is achieved by direct collision with same energy electrons of helium atoms। तो वो कहता है कि नियॉन के अंदर आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करनी है। नियॉन के अंदर आप लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव करते हैं कि जी आप लोग जो नियॉन के एटम्स हैं उन्हें हीलियम के सेम एनर्जी वाले एटम्स के साथ कोलाइड करवाते हैं। वो कहता है जी थस एक्साइटेड हीलियम एटम्स कोलाइड विद नियॉन एटम्स, each atom transfers its own 20.61 electron volt of energy to an electron in the neon atom along with 0.05 electron volt of kinetic energy from the moving atom। तो उसने कहा कि हीलियम का एटम जिसके पास 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपनी एनर्जी होती है और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो जब नियॉन के एटम के साथ टकराता है तो अपनी सारी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देता है। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन एटम आर रेज्ड टू 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिसका रिजल्ट ये होता है कि नियॉन के एटम को 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाती है और वो हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा? इन दिस वे पॉपुलेशन इन्वर्जन इज सस्टेन्ड इन द नियॉन गैस रिलेटिव टू द एनर्जी लेवल ऑफ 18.70। अब ये नियॉन का जो एटम है जो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे गया ना, यहाँ से अगर आप देखें तो ये यहाँ पे जाके ठहरता नहीं है, बल्कि ये यहाँ से बच्चों क्या करता है? स्पॉन्टेनियस एमिशन करके ये 20.66 से नीचे आ जाता है। ये जो लेवल होता है ये 18.70, और यहाँ से वो क्या कर रहा है बेटे? लेजर लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, वो कहता है कि स्टिमुलेटेड एमिशन और लेजर एक्शन। स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम नियॉन एटम स्टार्ट लेजर एक्शन के लेजर जो हमारे पास नियॉन है उसमें से जब स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है 20.66 से, जब वो जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करके 18.70 पे आता है, तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन करके आता है और वहीं पे लेजर प्रोड्यूस हो रही है। and stimulated emission cause electrons in the neon to drop from 20.66 to 18.70 electron volt level, and red laser light of the wavelength 632.8 nanometer corresponding to 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज प्रोड्यूस। ये एंड वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको अंडरलाइन करेंगे कि जब नियॉन का एटम 20.66 से स्पॉन्टेनियस एमिशन करके 18.70 पे आता है तो 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखने वाला फोटोन जो रेड कलर का होता है और जिसकी वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर है वो एमिट होता है, और ये लेजर लाइट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करके बेटे आपने लिखना है। लेजर के यूजेस मैं आपको अगली वीडियो में बता रहा हूँ। ये बेटे जो यूजेस ऑफ लेजर हैं इनको जस्ट हमने रीड करना है, आप भी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं फटाफट रीड कर रहा हूँ। सर्जिकल टूल, लेजर बीम्स आर यूज्ड एज अ सर्जिकल टूल फॉर वेल्डिंग डिटैच्ड रेटिनास। ये लेजर के थ्रू जो हम लोग अपनी आंख का ऑपरेशन करवाते हैं उसका जिक्र किया जा रहा है कि रेटिना जो हमारी आंख से डिटैच हो जाता है उसको दोबारा अटैच करने के लिए हमारी जो ऑडिटरी नर्व्स हैं उसके लिए हम लेजर लाइट को यूज़ करते हैं। डिस्ट्रॉय टिश्यूज, द नैरो इंटेंस बीम ऑफ लेजर कैन बी यूज टू डिस्ट्रॉय द टिश्यूज इन अ पर्टिकुलर एरिया। Tiny organelles with the living cells have been destroyed by using laser to study how the absence of that organelle affects the behavior of cell। जो हमारी क्लॉटिंग वगैरह होती है ना कि वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर, वेन्स के अंदर जो क्लॉट्स बन जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी हम लोग लेज़र को इस्तेमाल करते हैं। टू डायग्नोज डिजीज, द हीलियम नियॉन बीम ऑफ लेजर इज यूज टू डायग्नोज द डिजीज ऑफ आई। आँख की बीमारियों की तशखीस के लिए हम हीलियम नियॉन लेज़र को इस्तेमाल करते हैं। कैंसर क्योर, फाइन फोकस बीम हैज़ बीन यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसरियस एंड प्री कैंसरियस सेल्स। जो कैंसर शुदा सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग लेज़र को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सील ऑफ द कैपिलरीज, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हीट ऑफ द लेज़र सील्स ऑफ कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। मजीद बीमारियों के फैलाव से रोकने के लिए, हम टिश्यूज़ को डेड करने के लिए। वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग, इंडस्ट्री के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइनिंग अप द इक्विपमेंट, ये सर्वेयर्स इस्तेमाल करते हैं। फ्यूजन रिएक्शंस, फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बेटे
कि लेज़र लाइट जो है उसको एज अ जो हमारे पास ट्रांसमीटर्स होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है। होलोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है। लेज़र बीम कैन यूज टू जनरेट द 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोसेस कॉल्ड होलोग्राफी, के लेज़र को इस्तेमाल करते हुए 3 डायमेंशनल इमेज बनाया जा सकता है। हीलियम नियॉन लेज़र इज द लेज़र हुज नैरो रेड बीम इज यूज्ड इन सुपर मार्केट्स टू रीड बार कोड्स को रीड करने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। होलोग्राफी वाला MCQ है, इसे आपने बेटे गौर से देख लेना है। अल्लाह हाफिज़।